हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। कि बहाने बनाने से आप किसी काम से तो बच सकते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ नया नहीं कर सकते। मान लिया कि कोरोना काल चल रहा है, स्कूल कॉलेजें बंद हैं, आपकी पढ़ाई प्रभावित हुई है, लेकिन बहुत से ऑनलाइन रिसोर्स उपलब्ध हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। और यही वो समय है जिसमें आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि ये टाइम निकल जाए और आपको पछतावा रहे। तो आज ही से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये समय लौट के नहीं आएगा। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में, और आज हम देखेंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी के बारे में। तो जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी कि अर्ध तरंग दिष्टकारी होता था, उसमें जो हमको दिष्ट धारा या वोल्टता प्राप्त होती थी वो केवल आधे चक्कर में प्राप्त होती थी। यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा का धनात्मक चक्कर होता था उसके लिए हमें दिष्ट धारा या वोल्टता प्राप्त होती थी, और जो ऋणात्मक चक्कर था उसमें हमें दिष्ट धारा या वोल्टता प्राप्त नहीं होती थी। तो हमने सोचा कि अगर हम दो डायोड का यूज़ कर लें तो क्या होगा। तो हमने दो डायोड यूज़ किए, D1 और D2, और मेरी व्यवस्था वैसे ही थी। तो हमने क्या देखा कि हमें जो प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्कर में तो वोल्टता मिल रही थी, इसके अलावा जो ऋणात्मक चक्कर था उसमें भी दिष्ट धारा या वोल्टता मिलने लगी। तो देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी की। और पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या होता है कि वह दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा के प्रत्येक अर्ध चक्कर के लिए निर्गत में दिष्ट वोल्टता या धारा प्रदान करता है। यानी कि देखिए, ये मेरा प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता है, ये धनात्मक अर्ध चक्कर, ये ऋणात्मक अर्ध चक्कर, फिर ये धनात्मक अर्ध चक्कर, ये ऋणात्मक अर्ध चक्कर। तो देखिए, जो लास्ट और रोल हमें प्राप्त होगा निर्गत, तो उसके जो प्रत्येक चक्कर के लिए हमारे पास दिष्ट वोल्टता या धारा क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। तो देखिए, स्ट्रक्चर में हमने क्या किया है कि हमें एक लेते हैं मध्य निष्काशी बिंदु। ये मेरा जो प्राथमिक परिपथ था, ये मेरा द्वितीयक परिपथ था। प्राथमिक परिपथ वही सेम था, इसमें हम प्रत्यावर्ती जो निवेशी है हमारा, उसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता VI = EP sin ωt लेते हैं। और जो द्वितीयक कुंडली होती थी उसमें हम एक मध्य निष्काशी बिंदु C लेते हैं, और ये C हमारा जो निर्गत टर्मिनल से जुड़ा होता है। यानी कि और ये जो बिंदु C होता है ये शून्य विभव पर होता है। और जो द्वितीय कुंडली में हम जो A और B सिरे हैं, इनको जो दोनों डायोडों के P भाग से जोड़ते हैं। यहां देखिए, P भाग से जोड़े, P भाग से जोड़े, और जो इनके N भाग है उनको हम संयोजित कर लेते हैं। और इससे जो हमारा लोड प्रतिरोध है RL, उसके एक सिरे को X से जोड़ देते हैं, और जो हमारा निर्गत है वो C से कनेक्टेड होता है। तो देखिए, इसकी मैकेनिज्म क्या है पूर्ण तरंग दिष्टकारी की, कि जैसे ही ये मेरा प्रत्यावर्ती धारा का प्रथम अर्ध चक्कर होगा, धनात्मक अर्ध चक्कर, यानी कि मैं बोलूँ धनात्मक अर्ध चक्कर, प्रथम धनात्मक अर्ध चक्कर, तो इसमें क्या होगा कि जो द्वितीय कुंडली है इसका A सिरा तो मेरा होगा धनात्मक और B सिरा होगा ऋणात्मक। यानी कि जो डायोड D1 है मेरा, वो तो कैसी अभिनति में होगा, जो डायोड D1 है मेरा वो तो मेरा अग्र अभिनति में होगा, और डायोड D2 पश्च अभिनति में होगा। यानी कि अब हम जानते हैं कि जब A सिरा मेरा पॉजिटिव होगा तो जो डायोड D1 है वो क्या होगा,
अग्र अभिनति में होगा, अगर ये अग्र अभिनति में होगा तो ये क्या करेगा, धारा का चालन करेगा। ठीक है। और जो डायोड D2 है ये माइनस से जुड़ा है, इसका ये P भाग माइनस से जुड़ा है, तो ये मेरा पश्च अभिनति में है, तो ये धारा का चालन नहीं करेगा, क्योंकि पश्च अभिनति में धारा का चालन नहीं होता। तो मेरे पास जो निर्गत प्राप्त होगा वह लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर प्राप्त होगा, यानी कि XY से प्राप्त होगा। अब सेकंड हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का जो नेक्स्ट ऋणात्मक अर्ध चक्कर है, इसमें क्या होगा कि जो मेरा द्वितीय कुंडली A का सिरा ये होता है नेगेटिव और ये होता है मेरा पॉजिटिव, यानी कि इस टाइम क्या होगा, जो द्वितीय कुंडली में जो डायोड D2 है वो तो होगा अग्र अभिनति में और डायोड D1 होगा पश्च अभिनति में। अब मेरा डायोड D1 पश्च अभिनति में है तो इसमें धारा का चालन नहीं होगा और इसमें क्या होगा, धारा का चालन होगा। और जो निर्गत मेरे को प्राप्त होगा वो लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर प्राप्त होगा, यानी कि देखो प्रथम अर्ध चक्कर के लिए मेरे पास धारा मिल गई। ये डायोड D1 के लिए देखिए, डायोड D1 में धारा मिली प्रथम धनात्मक अर्ध चक्कर में, और जो ऋणात्मक अर्ध चक्कर है उसमें धारा मिली क्या, नहीं मिली। उसमें धारा कौन दे रहा है, ये जैसे D1 दे रहा है यहाँ फिर ये जैसे D2 इसमें प्राप्त हो रही है धारा। फिर जैसे धनात्मक अर्ध चक्कर आएगा उसमें डायोड D1 से धारा बहेगी और ऋणात्मक अर्ध चक्कर आएगा उसमें डायोड D2 से धारा बहेगी। यानी कि जो ओवरऑल हमें निर्गत प्राप्त होगा, तो निर्गत के जो प्रत्येक चक्कर है उसमें हमें दिष्ट वोल्टता या धारा हमें क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। और यही तो हम चाह रहे थे कि हमें प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्येक चक्कर में दिष्ट वोल्टता या हमें धारा प्राप्त हो। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पूर्ण तरंग दिष्टकारी है उसकी दक्षता क्या होगी, देखो जो अर्ध तरंग दिष्टकारी था उसके आधे चक्कर में हमें धारा मिल रही थी और इसके जो दोनों चक्कर हैं यानी कि प्रत्येक चक्कर के लिए हमें क्या मिल रही है, धारा मिल रही है। यानी कि इसकी दक्षता है वो क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। वैसे इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे दक्षता की, उसकी जैसे 40.6 थी तो इसकी कितनी होती, 81.6 होती है। यानी कि इसकी जो दक्षता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी है, इसकी दक्षता कितनी हो जाती है, दुगनी होती है। तो देखिए अब इसका हम करते हैं गणितीय विश्लेषण। तो देखिए इसका गणितीय विश्लेषण कि जो हमारा प्रथम डायोड है उसमें जो प्रथम धनात्मक अर्ध चक्कर है उसमें धारा बहेगी और जो ऋणात्मक अर्ध चक्कर है उसमें द्वितीय डायोड में धारा प्रवाहित होती है। यानी कि जो प्रथम डायोड है उसमें प्रवाहित धारा को मैं I1 मान लूँ और द्वितीय डायोड में प्रवाहित धारा को मैं I2 मान लूँ, तो क्या होगा कि प्रथम डायोड में प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम धनात्मक अर्ध चक्कर में प्रथम डायोड में धारा बहेगी I1 इक्वल टू I मैक्सिमम साइन ओमेगा t, और समय क्या होगा 0 से t/2, यानी कि ये वाला अर्ध चक्कर 0 से t/2 के मध्य। और जो द्वितीय डायोड है उसमें धारा कितनी होगी, I2 इक्वल टू 0, समय है मेरा 0 से t/2 के मध्य। अब मैं अगर ऋणात्मक अर्ध चक्कर की बात करूं तो जो प्रथम डायोड है उसमें धारा कितनी होगी, 0 होगी। यानी कि जो यहां अगर मैं बनाऊं कि ये 0, ये मेरा t/2 और ये मेरा t, तो जो मेरा ऋणात्मक अर्ध चक्कर है यानी कि ये वाला t/2 से t तक, तो इसमें जो प्रथम डायोड है उसमें धारा कितनी रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि वो पश्चदेशिक बायस में है, और जो द्वितीय डायोड है वो अग्रदेशिक बायस में है। तो I2 इक्वल टू होगी इसमें I मैक्सिमम साइन ओमेगा t, और चूंकि ये नीचे आ रहा है तो
यहाँ धारा धनात्मक होती है और ऋणात्मक अगर चेक करें तो इसमें धारा कैसी रहेगी, ऋणात्मक रहेगी। तो I2 इक्वल टू आई माइनस आई एम साइन ओमेगा टी। अब हम धारा की औसत मान, ये धारा का जो दिष्ट मान है वो निकाल लेते हैं। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो धारा है उसका हम 0 से t लेके, यानी जो पूरा चक्कर कहाँ से तक होगा मेरा, 0 से लेके t तक, तो वहाँ तक हम इसका समाकलन करेंगे और dt का समाकलन करेंगे 0 से लेके t तक। तो देखिए I को अब मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, एक तो 0 से t/2 तक और एक t/2 से t तक। तो मैंने इसी फॉर्म में इसको लिख लिया है, 0 से t/2 i इंटू डी टी प्लस t/2 से t तक i इंटू डी टी, और ये dt है इसका समाकलन आ गया 1/t, तो इसको मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब देखिए ये 1/t और 0 से t/2 i इंटू डी टी, तो i क्या होता है हमारा, आई एम साइन ओमेगा टी। जब धनात्मक चक्कर है तो यही होता है, तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, ऐसे ही जो ऋणात्मक चक्कर होता है यानी कि t/2 से t तक, ये होता है मेरा माइनस आई एम साइन ओमेगा टी, तो इसको मैंने लिख लिया माइनस आई एम साइन ओमेगा टी। अब ये जो आई एम साइन ओमेगा टी है दोनों में कॉमन है, तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ, आई एम अपॉन में टी, 0 से t/2 साइन ओमेगा टी इंटू डी टी माइनस साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मेरे को इस साइन ओमेगा टी का क्या करना है, समाकलन करना है। तो हम जानते हैं साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या होगा, जो साइन ओमेगा टी का समाकलन होगा साइन ओमेगा टी का समाकलन होगा माइनस कोस ओमेगा टी, ये होगा कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा, यानी कि इसका समाकलन आ जाएगा साइन ओमेगा टी का कोस ओमेगा टी का ओमेगा। और जब साइन ओमेगा टी का हम समाकलन लेते हैं तो सिंबल कैसा आता है हमारा, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा। ऐसे यहाँ से जो साइन ओमेगा टी है उसका भी यही आ जाएगा माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, यानी कि दोनों से ओमेगा आ रहा है तो ओमेगा को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो ओमेगा मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया है। तो यहाँ मेरे पास अंदर क्या बच जाएगा, कोस, माइनस का कोस ओमेगा टी बच जाएगा। और अब इसकी जो लिमिट कहाँ से है, 0 से t/2 तक, तो मैंने इसमें लिमिट लगाई है माइनस कोस ओमेगा टी है, तो जो t है उसके स्थान पे मैंने t/2 रखा, और माइनस कोस ओमेगा टी यानी कि t के स्थान पे मैंने 0 रखा, तो माइनस कोस 0 आ गया। ठीक है, प्लस, और देखिए ये माइनस था और यहाँ से मेरा जो समाकलन है माइनस कोस ओमेगा टी, तो माइनस माइनस प्लस हो गए हैं ये, तो कोस ओमेगा टी, लिमिट लगाई इसकी, अपर लिमिट है t, तो ये हो गया ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आई एवरेज इक्वल टू आई एम, और ये ओमेगा टी क्या होता है, ओमेगा टी होता है 2 के बराबर, तो मैंने यहाँ कर दिया 2 पाई। ठीक है, ये माइनस कोस ओमेगा टी को मैंने लिख दिया 2 पाई, माइनस कोस 0 ओमेगा टी को कोस 2 पाई माइनस कोस 2 पाई, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कोस 90, ये कोस 0, ये कोस 2 पाई, यहाँ कोस 90, तो इनकी वैल्यू हम जानते ही हैं, कोस 90 -1 यानी कि, और यहाँ से -1 कोस 2 पाई +1, और यहाँ से +1, तो यहाँ से क्या मेरा पास आ जाता है 4 आ जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बच जाता है 2im अपन में पाई। तो आई एवरेज या फिर जो दिष्ट धारा का मान मेरे पास क्या आ गया 2im अपन में पाई, और इक्वेशन मेरी 1 आ जाती है। ये तो मेरे पास आ गया दिष्ट धारा का मान। अब ऐसे ही मैं दिष्ट वोल्टा का मान निकाल लेता हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिष्ट वोल्टा देखिए, ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है IR, तो यहाँ जो दिष्ट वोल्टा है उसको मैं EDC मान लूँ,
तो दिष्ट धारा मेरे पास क्या आई थी, I इंटू डी सी, और प्रतिरोध मेरा है R। और जो IDC कितना होता है, IDC होता है मेरा 2IM अपन में पाई होता है, यानी कि चूँकि IDC इक्वल टू 2IM अपन में पाई, तो यहाँ हम IDC की वैल्यू रख लेते हैं। और जो I मैक्सिमम है ये होता है A मैक्सिमम अपन में R प्लस RL। तो यहाँ I मैक्सिमम की मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो मेरे पास EDC का मान आ जाता है, यानी कि जो दिष्ट वोल्टता आ जाती है 2EM इंटू RL अपन में पाई R प्लस RL। इक्वेशन आ जाती है मेरी 2। अब देखिए हमने दिष्ट वोल्टता का मान निकाले, अब हम धारा के वर्ग माध्य मूल मान की गणना कर लेते हैं, यानी कि IRMS की गणना कर लेते हैं। तो इसके लिए हम समाकलन करते हैं I स्क्वायर का 0 से t तक, और t का समाकलन करते हैं 0 से t तक। तो यहाँ से dt का समाकलन आ जाएगा 1 अपॉन में t आ जाएगा, ये बाहर ले लेंगे 1 अपॉन में t हो जाएगा। और अब इसका हम समाकलन करेंगे 0 से t तक I स्क्वायर dt। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 0 से t/2 और t/2 से t तक। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ से हमारे पास मान प्राप्त हो जाता है, जिसको हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हमारे पास 2 अपॉन में t बच जाता है। और इसकी लिमिट हम लगा रहे हैं अब 0 से t/2 I स्क्वायर इंटू dt। और ये 2 अपॉन में t है, और ये 0 से t/2। I का मान होता है I मैक्सिमम साइन ओमेगा t, तो इसका वर्ग हो जाएगा। अब ऐसे ही ये IM स्क्वायर को मैं बाहर ले सकता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2IM स्क्वायर अपॉन में t, 0 से t/2 1 माइनस 2 कोस ओमेगा t अपॉन में t इंटू dt। अब देखिए यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये 2 मैंने कॉमन ले लिया, 2IM स्क्वायर अपॉन में 2t, लिमिट 0 से t/2 1 माइनस 2 कोस ओमेगा t। अब इसका हम अलग अलग समाकलन कर लेते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो IM स्क्वायर अपॉन में t बच जाएगा। और ये 0 से t/2 1 इंटू dt माइनस समाकलन 0 से t/2 कोस 2 ओमेगा t। अब देखिए यहाँ से dt का समाकलन आएगा t, और लिमिट लगाएंगे t/2, तो ये t/2 यहाँ बाहर आ गया, और ये 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t, इसका जो समाकलन होता है इसका मान होता है हमारे पास 0। यहाँ से जब हम वैल्यू इसकी पुट करेंगे, तो ये हमारे पास मान आ जाता है 0 ओमेगा 2 इक्वल टू 2 पाई, वैल्यू पुट कर लेंगे, और जब ये लिमिट लगाऊंगा तो ये मान आ जाता है मेरे पास 0। तो यहाँ से t/2 t से t कैंसिल हो गया, तो बच्चा IM स्क्वायर अपॉन में 2, और जब IRMS का मान निकालूंगा तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, I मैक्सिमम अपॉन में 2। अब जो I मैक्सिमम मेरा क्या होता है, EM अपॉन में R प्लस RL। तो IRMS को मैं लिख सकता हूँ EM अपॉन में √2 R प्लस RL। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं, ये तो थी जो दिष्ट धारा था उसका वर्ग माध्य मूल मान। अब जो दिष्ट वोल्टता है उसका वर्ग माध्य मूल मान निकाल सकते हैं, ओम के नियम से क्या होता है V इक्वल टू IR। तो जो लोड प्रतिरोध RL है उसके लिए मैं निकालूं, तो इसके लिए वोल्टा मैं मान लूँ ERMS, और जो दिष्ट धारा है इसके लिए अभी मैंने निकाली IRMS इनटू लोड प्रतिरोध RL की गुणा कर लेता हूँ। RMS का मान इक्वेशन 3 से रख लेते हैं, तो ये आ गया मेरे पास ERMS इक्वल टू EM इंटू RL अपॉन में √2 R प्लस RL। तो इस तरीके से हम धारा के लिए और वोल्टा के लिए वर्ग माध्य मूल मान की गणना कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी की दक्षता क्या होगी। तो देखिए पूर्ण तरंग दिष्टकारी की दक्षता क्या होगी, कि दक्षता क्या होती है, जो दिष्ट शक्ति होती है और प्रत्यावर्ती शक्ति होती है उन दोनों का क्या होती है, अनुपात होती है। और इसे हम नीटा से व्यक्त कर दें तो नीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा PDC अपॉन में PAC। इक्वेशन 5 दे लूँ। अब मेरे को यहाँ से दिष्ट शक्ति की और प्रत्यावर्ती शक्ति की गणना करनी होगी।
तो दिष्ट शक्ति PDC क्या होगी, P बराबर क्या होता है I²R। तो दिष्ट धारा का वर्ग I²DC और लोड प्रतिरोध RL, इन दोनों की हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। अब जो IDC मेरा क्या होता है, IDC होता है 2EM/πR+RL। अब IDC का यहाँ स्क्वायर कर लेते हैं इंटू इसकी RL से मल्टीपल कर लेते हैं, तो PDC इक्वल टू आ जाता है 4EM का स्क्वायर इंटू RL π²R+RL। ये देखिए, ये IDC का स्क्वायर है तो ये भी मेरा स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरी इक्वेशन आ गई है 6। अब प्रत्यावर्ती शक्ति निकाल लेते हैं। प्रत्यावर्ती शक्ति PAC से व्यक्त कर रहे हैं I²RMS इंटू R+RL। तो देखिए IRMS का मान होता है EM/√2R+RL। तो PAC यानी कि IRMS का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा EM का स्क्वायर R+RL/2R+RL। तो इक्वेशन 6 और 7 मेरे पास PDC और PAC का मान है। इनको मैं इक्वेशन 5 में पुट कर लूँगा तो मेरे पास नीटा का मान आएगा। तो देखिए ये इक्वेशन मैंने रख ली यहाँ मेरे 5 में 6 से और 7 से मान रखा तो ये आ गया 4EM² इंटू RL अपॉन में π²R+RL का स्क्वायर इंटू 2R+RL का स्क्वायर अपॉन में EM² R+RL। तो देखिए कुछ कट रहा हो तो ये R+RL का स्क्वायर से ये R² कट जाएगा, EM² से EM² कट जाएगा। तो ये मेरे पास ऊपर बच जाएगा 8 इंटू RL और यहाँ मेरे पास बच गया R+RL इंटू π²। या फिर मैं बोल सकता हूँ 8π²R+RL। अब मैं यहाँ से RL कॉमन लूँ तो RL कॉमन लूँगा तो यहाँ 1 + R/RL इंटू RL बाहर आ जाएगा, RL से RL कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 8RL इसका मान आ जाता है 81.2%। तो नीटा बराबर 81.2 1 + R/RL। तो जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी है इसकी दक्षता जो लोड प्रतिरोध RL है उसके मान पर निर्भर करती है। और आप यहाँ से देख सकते हैं जो मेरा अर्ध तरंग दिष्टकारी था उसकी दक्षता थी 40.6% और इसकी दक्षता है 81.2%। यानी कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी की दक्षता क्या होती है, दुगनी हो जाती है अर्ध तरंग दिष्टकारी की तुलना में। यानी कि यहाँ से आप एक बात और ध्यान रख सकते हैं, यदि हमें उच्च विभव पर दिष्ट धारा प्राप्त करनी हो, ये तो बात रही कि यदि हमें, आप एक नोट डाल सकते हैं यहाँ कि यदि हमें उच्च विभव पर दिष्ट धारा प्राप्त करनी हो तो हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। यानी कि उच्च विभव पर दिष्ट धारा प्राप्त करनी हो तो हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर। और यदि हमें निम्न विभव पर दिष्ट धारा प्राप्त करनी हो निम्न विभव पर अगर हमें दिष्ट धारा प्राप्त करनी हो तो हम अपचाई ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो ये बातें आप ध्यान रख सकते हैं निम्न और उच्च विभव वाली। तो जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी की दक्षता अर्ध तरंग दिष्टकारी की तुलना में क्या प्राप्त होती है, डबल प्राप्त होती है, 21.6% प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट मैं देखूंगा उर्मिका गुणांक के बारे में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए उर्मिका गुणांक क्या होगा पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए, कि जब प्रत्यावर्ती धारा को हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी से दिष्ट वोल्टता या धारा में बदल रहे हैं तो जो दिष्ट वोल्टता हमें प्राप्त हो रही है उसमें प्रत्यावर्ती धारा का कुछ अंश रह जाता है। तो हम इन दोनों का ही अनुपात ले लेते हैं, यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा और जो दिष्ट धारा है उसमें प्रत्यावर्ती धारा
का जो घटक है उन दोनों का अनुपात ले लेते हैं और रिपल फैक्टर इसको हम R से व्यक्त करते हैं। R इक्वल हो जाएगा IAC अपॉन में IDC, इक्वेशन 9। अब जो लोड में कुल शक्ति होगी वो क्या होगी, प्रत्यावर्ती शक्ति और दिष्ट शक्ति के बराबर होगी। तो कुल शक्ति को हम बोलते हैं I स्क्वायर RMS इंटू RL, प्रत्यावर्ती शक्ति होगी I स्क्वायर AC इंटू RL प्लस दिष्ट शक्ति I स्क्वायर DC इंटू RL। RL कैंसिल हो जाएगा तो I स्क्वायर RMS माइनस I स्क्वायर DC इक्वल टू I स्क्वायर AC। अब यहाँ से मैं I स्क्वायर DC यदि कॉमन लूँ तो I स्क्वायर DC इसके अनुपात में आ जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा इक्वल टू I स्क्वायर AC मेरा चल ही रहा है। अब इस I स्क्वायर DC को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो मेरे पास हो जाएगा I स्क्वायर RMS अपॉन में I स्क्वायर DC माइनस 1 अपॉन में I स्क्वायर DC। अब यदि मैं यहाँ से वर्ग हटाऊँ इसका तो इसका रूट आ जाएगा, यानी कि I स्क्वायर RMS माइनस I स्क्वायर DC माइनस 1 का रूट और I AC अपॉन में I DC, ये मेरे पास आ जाती है इक्वेशन 10। अब इनको मैं ये रख देता हूँ इक्वेशन 9 में कि ये IAC अपॉन में IDC किसके बराबर है, R के। तो ये R बराबर आ गया मेरे पास I स्क्वायर RMS अपॉन में I स्क्वायर DC माइनस का 1 की होल 1/2, इक्वेशन आ गई मेरी 11। अब यदि मेरे पास IRMS और IDC के मान ज्ञात हो तो मैं यहाँ से रिपल फैक्टर की गणना कर सकता हूँ। तो देखिए IDC का मान होता है 2em अपॉन में पाई R प्लस RL और IRMS होता है em अपॉन में √2 R प्लस RL। तो इसको इक्वेशन 11 में रख लेते हैं तो ये मेरे पास मान आएगा I स्क्वायर RMS, इसका वर्ग कर लेते हैं em स्क्वायर और √2 का 2 R प्लस RL का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही इसका वर्ग हो जाएगा अपॉन में IDC है तो ये इसका ऊपर चला जाएगा तो इसका वर्ग पाई स्क्वायर R प्लस RL का स्क्वायर अपॉन में 4 em स्क्वायर माइनस का 1 और होल 1/2। तो देखिए यहाँ em स्क्वायर से em स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, RL प्लस RL का स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में बच गया 2, यहाँ बच गया पाई और माइनस 1 मेरे पास चल ही रहा है। तो यहाँ पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो मेरे पास R का मान आ जाता है 0.482, यानी कि जो उर्मी का गुणांक है उसका मान आता है मेरे पास R इक्वल टू 0.482। और जो अर्ध तरंग दिष्टकारी था उसके लिए कितना आया था, ये मेरे पास आया था 1.21, यानी कि जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी है उसके लिए उर्मी का गुणांक का मान क्या आ रहा है, कम आ रहा है, यानी कि उर्मी का गुणांक का मान कम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा दिष्ट घटक है उसमें प्रत्यावर्ती का अंश अब कम हो गया है, यानी कि जो दिष्ट अर्ध तरंग दिष्टकारी था उसमें उर्मी का गुणांक क्या आ रहा था, ज़्यादा आ रहा था, यानी कि जो हमारा प्रत्यावर्ती घटक उसमें ज़्यादा था, क्योंकि हमें शुद्ध दिष्ट घटक चाहिए तो उसमें ज़्यादा आ रहा था। और यहाँ अब काफ़ी हद तक ये कम हो चुका है, यानी कि जो हमारा दिष्ट घटक उसमें प्रत्यावर्ती का जो अंश है बहुत कम आ रहा है, यानी कि जो अर्ध तरंग दिष्टकारी है उसके तुलना में एक तो हमारी दक्षता क्या हो गई, दक्षता बढ़ गई, यानी दक्षता डबल हो गई। इसके अलावा उर्मी का गुणांक का मान कम हो गया, यानी कि शक्ति हानि भी कम हो गई और जो हमें शुद्ध दिष्ट घटक मिल रहा है अर्ध तरंग दिष्टकारी के तुलना में। तो अब हम देखते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए वोल्टा नियमन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नियमन देखते हैं। वोल्टा नियमन क्या होता है कि जो दिष्ट वोल्टा हमारे पास EDC कितनी प्राप्त होती है, EDC होती है IDC इंटू RL का मान, IDC इंटू RL, ये हमारी होती थी EDC। तो IDC का मान होता था 2em अपॉन में पाई R प्लस RL, तो इसकी RL से गुणा कर देते हैं तो EDC आ जाता है हमारे पास 2em इंटू RL अपॉन में पाई R प्लस RL। तो ये हमारे पास दिष्ट वोल्टा का मान आ जाता है। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो दिष्ट वोल्टता है वो दिष्ट धारा के मान पर निर्भर करती है,
यानी कि यदि हम दिष्ट धारा के मान में वृद्धि करेंगे तो दिष्ट वोल्टा के मान में वृद्धि होगी, और यदि दिष्ट धारा के मान में कमी करेंगे तो दिष्ट वोल्टा में कमी होगी। अर्थात यहाँ से एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो दिष्ट वोल्टा है वो लोड प्रतिरोध RL पर भी क्या कर रही है, निर्भर कर रही है। तो अब हम वोल्टा नियमन के लिए गणितीय सूत्र देख लेते हैं। तो इसको हम VR से व्यक्त कर रहे हैं, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू होता है VNL माइनस VFL अपॉन में VFL। VNL क्या होता है, जब लोड प्रतिरोध उपस्थित ना हो तो उस समय वोल्टा होती है, और ये कब होगी, जब RL टेंड्स टू होगा इन्फिनेटिव, और VFL जब लोड प्रतिरोध उपस्थित हो। तो इसे हम इक्वेशन 2 दे लेते हैं। तो देखो EDC का मान क्या होता है हमारे पास, EDC का मान होता है समीकरण 1 में देखिए 2EM इंटू RL अपॉन में पाई R प्लस RL। अब यदि इक्वेशन 1 में मैं प्लस R जोड़ूँ और R घटाऊँ तो क्या होगा कि यदि मैं R जोड़ता हूँ और R घटाता हूँ तो इससे क्या होगा, ये मेरा हिस्सा हो जाएगा RL प्लस R और माइनस R। ये इसके अपॉन में है तो इसके अपॉन में कर ले RL प्लस R अपॉन में R प्लस RL, तो इससे ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ 1 आ जाएगा, माइनस R अपॉन में R प्लस RL, यानी कि ये फॉर्म हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। 2AME अपॉन में पाई माइनस 1 माइनस R अपॉन में RL। अब नेक्स्ट देखिए, हम इसकी अंदर गुणा कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2EM अपॉन में पाई माइनस 2AM इंटू R अपॉन में पाई R प्लस RL, इक्वेशन 3। अब देखिए जो ये हमारे पास 2EM अपॉन में पाई R प्लस RL होता है, ये होता है दिष्ट धारा का मान, यानी कि IDC बराबर होता है हमारे पास 2EM अपॉन में पाई R प्लस RL का मान। तो यहाँ इसमें हम ये पुट कर सकते हैं, यानी कि ये EDC इक्वल टू हो जाएगा 2EM अपॉन पाई माइनस IDC इंटू R। इक्वेशन मेरी 4 आ गई। अब देखिए जो दिष्ट धारा IDC ये मेरे पास क्या होती है, ये होती है IDC इंटू RL। तो IDC इंटू RL लेते हैं, इक्वल टू 2AM अपॉन पाई माइनस IDC इंटू R। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या इसको मैं इधर ट्रांसफर कर लूँ, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये प्लस का है ही, तो इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन 5 आ गई, यानी कि वोल्टा होगा बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो ये उसी को व्यक्त कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अर्ध तरंग दिष्टकारी है वो एक वोल्टा स्रोत की तरह क्या करता है, कार्य करता है। और यदि मैं यहाँ इसके लिए ग्राफ खींचूँ EDC और IDC के बीच में, यानी कि जैसे हम V और I के बीच में ग्राफ खींचते थे तो उस तरह से ये कुछ ग्राफ इस तरह से आता है, स्ट्रेट लाइन सी यहाँ से, और इसका जो शिखर मान आता है वो आता है 2EM अपॉन में पाई आता है, और जो इसका आंतरिक प्रतिरोध आता है वो आता है R। यानी कि आप ग्राफ से इसमें देख सकते हैं कि ये जो मेरा शिखर मान है वोल्टा का 2M अपॉन में पाई होगा, ये मेरा प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध R है, जो ये मेरी दिष्ट धारा IDC है। तो यहाँ से मेरे पास स्रोत का ये दिष्ट वोल्ट शिखर मान आ गया 2AM अपॉन में पाई। अब ये जो ये मान है ये किसका मान आया है, ये मान आया है VNL का, यानी कि जब मेरा लोड अनुपस्थित होगा तो RL इक्वल टू इन्फिनेटिव कर लूँ, यानी कि इसमें इन्फिनेटिव करूँगा RL इक्वल टू, तो ये हिस्सा मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 0 होगा तो EDC बराबर क्या हो जाएगा, यानी EDC को हम बोल सकता हूँ VNL इक्वल टू क्या हो जाएगा 2EM अपॉन में पाई, और जब मेरा लोड उपस्थित होगा तो VFL क्या हो जाएगा 2EM अपॉन में पाई माइनस 2EM इंटू R पाई अपॉन में R प्लस RL। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, हम देखते हैं समीकरण 3 से कि जब लोड प्रतिरोध अनुपस्थित हो तो RL का मान क्या होगा, इन्फिनेटिव। तो इक्वेशन 3 में
जो आर एल इक्वल टू इन्फिनेटिव करेंगे तो वी एन एल आ जाएगा हमारे पास 2 अपॉन में पाई। ऐसे ही जब लोड प्रतिरोध उपस्थित होगा तो हमारे पास जो इक्वेशन 3 है उससे मान आ जाएगा 2 अपॉन में पाई माइनस 2 इंटू आर अपॉन में पाई आर प्लस आर। तो ये दोनों मान हम समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो समीकरण 2 क्या थी हमारी, वी आर इक्वल टू वी एन एल माइनस वी एफ एल अपॉन में वी एफ एल। तो ये मान रख लेते हैं 2 अपॉन पाई माइनस ये वी एफ एल का मान अपॉन में वी एफ एल। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा 2 इंटू आर पाई आर प्लस आर एल अपॉन में 2 अपॉन में पाई माइनस 2 इंटू आर पाई अपॉन में आर एल। अब जो ये वैल्यू होती है 2 अपॉन में पाई आर प्लस आर एल, ये होती है दिष्ट धारा के बराबर, IDC के बराबर। तो यहाँ हम IDC का मान रख सकते हैं यहाँ, यानी कि IDC ये वैल्यू हो जाएगा IDC के बराबर IDC इंटू आर 2 अपॉन में पाई माइनस IDC इंटू आर। अब जो ये 2 अपॉन में पाई है इसको हम इक्वेशन 5 से रख सकते हैं। इसका मान क्या होता है, 2 अपॉन पाई का ये होता है IDC इंटू आर प्लस IDC इंटू आर एल। तो इसको रख लेते हैं तो माइनस IDC इंटू आर, तो ये मेरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, IDC इंटू आर IDC अपॉन में IDC इंटू आर एल, IDC से IDC कट जाएगा तो वी आर इक्वल टू हो जाता है आर अपॉन में आर एल। तो इक्वेशन 6 से देख सकते हैं जो वोल्टा नियमन है उसका मान आर अपॉन में आर एल पर निर्भर कर रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे को पेशेंस से सुना इसके लिए धन्यवाद।